तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसे हम लोग मेंसुरेशन भी बोलते हैं। इसका प्रश्नावली 12.1 हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, आप उसे देख सकते हो। आज हम लोग पूरा का पूरा प्रश्नावली 12.2 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मैथ हमको पूरा का पूरा शुरू से लेकर अभी तक एक ही जगह पर मिल जाए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमने शुरू से लेकर अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ाया है वो पूरा का पूरा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, विदाउट एनी क्वेश्चन गैपिंग के। यानी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक पार्ट यहाँ से पढ़ा दिए, एक पार्ट वहाँ से पढ़ा दिए, ऐसा हम नहीं किए। ठीक है, हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट पाठ 1 से लेकर अभी ये 12 पाठ चल रहा है और 12 पाठ तक पूरा का पूरा बिना एक सवाल छुड़वाए हमने पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवा के बताया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अपने आप को मैथ में बहुत कमज़ोर समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ को हमने इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी पढ़ना चाहेगा तो वो आराम से सीख सकता है मैथ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 18 फरवरी से आपका बोर्ड पेपर का एग्ज़ाम है और अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर मिड ये चल रहा है, यानी मध्य नवंबर। आपका आधा नवंबर तो समाप्त हो चुका है, आधा नवंबर बचा हुआ है। तो आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी आपके पास कुल 2.5 महीने बचे हुए हैं। अगर आप इस 2.5 महीने को भी पढ़ाई में लगा दो तो आपका अच्छा खासा रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, अगर आपको मैथ से डर लगता है या मैथ में आप कमज़ोर अपने आप को पाते हो तो इसके लिए तो हम पूरा का पूरा मैथ आपको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज के सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को लगाएंगे, आराम से पढ़िएगा बिना किसी हड़बड़ाहट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल हम देख रहे हैं घबराए हुए हैं बेचारे। ठीक है, उनको पता नहीं है कि उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितने समय पढ़ाई में देना चाहिए। उनको लग रहा है कि अब हम क्या करें, अब तो समय भी नहीं है और हमने साल भर पढ़ाई भी नहीं की है। तो अगर आप उन विद्यार्थियों में से एक हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ आप हमारे चैनल अर्जुन मैथ से आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी तो केवल मैथ पर ही काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में और सब्जेक्ट पर भी काम करेंगे। जैसे कि हम साइंस पढ़ा रहे थे, तो अगर हमारा मैथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टारगेट लेकर चले हैं कि दिसंबर तक आपका मैथ समाप्त कर देंगे और जनवरी में आपका पूरा का पूरा 1 महीना प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, जिसमें अनसॉल्व क्वेश्चन रहेंगे, यानी अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन रहेंगे उसको बताएंगे। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करना है वो बताएंगे, क्योंकि 20 मिनट आपका जो 20 क्वेश्चन जो आपका है वो MCQ आता है, यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, उसमें आपको भरना रहता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस 20 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं सॉल्व होते। ठीक है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को टिक करके आना है, तभी तो आप आराम से बोर्ड पेपर में 3 घंटे में आराम से सवालों को लगा लोगे। नहीं तो 3 घंटे कैसे 3 मिनट की तरह बीत जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले होते हैं, अगर वो लिखना एक बार शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो उनका पेन और उनका जो आँख है वो तभी उठता है जब पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो इधर उधर नहीं देखते। लेकिन जो नहीं पढ़े होते वो इधर उधर देखते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करना है कि एक बार लिखना शुरू करिए, उसके बाद पूरा पेपर हो जाएगा तभी अपनी पेन को उठाना है। ठीक है, और समय के हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है, या हो सकता है कि आपकी भी शिकायत हो कि सर 3 घंटे में एक पेपर हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है। एक अनसॉल्व पेपर आप ले लीजिए अभी और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसको भी लगाओगे तो आप देखोगे 3 घंटे आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो समय कैसे मैनेज करें वो सारी चीज़ें हम लोग पूरा का पूरा मैथ समाप्त करने के बाद आपको बताना शुरू करेंगे। यानी जनवरी से हम आपको गाइड करना शुरू कर देंगे कि आपको क्या करना है अगर आप एक अच्छे मार्क्स को लाने के प्रयास में हैं। ठीक है,
अभी तो फिलहाल हम लोग मैथ पर काम कर रहे हैं। आज ये प्रश्नावली 12.2 समाप्त कर देंगे, तो बचेगा आपका पाठ 13 जो कि है आपका सांख्यिकी, और उसके बाद एक पाठ और बचेगा प्रायिकता। ठीक है, 2 या 3 वीडियो में सांख्यिकी खत्म हो जाएगी, 1 या 2 वीडियो में प्रायिकता खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर हम लोग जैसे ही मैथ समाप्त करेंगे, आपके लिए स्ट्रेटेजी कम समय में कैसे अच्छा खासा नंबर इम्प्रूव करें, अगर आप कला लिए हैं तो कला में कैसे नंबर इम्प्रूव करें, संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत में कैसे करें, साइंस को कैसे समझें, सारी चीज़ों की वीडियो लगातार तब आना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम लोग सवाल को लगाना मतलब शुरू करते हैं। देखिए, फार्मूला हमने कल समझा दिया था आपको। आज कुछ फार्मूला ऐसे हैं जिनको सवाल जब आता चला जाएगा तो वहीं पर हम फार्मूला लिखते चले जाएंगे। एक बार यहाँ पर फार्मूला बताएंगे, फिर उसको सवाल में अप्लाई करेंगे, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। जहाँ पर जो आकृति का सवाल का फार्मूला आएगा हम उसको वहाँ पर लगा देंगे आराम से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली हमारा है प्रश्नावली 12.2। ठीक है, ये प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन से पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए आप पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी सवाल में जब तक आपसे ये नहीं कहा जाए कि आप पाई का मान ये रखिए, तब तक आप पाई का मान कितना रखोगे, 22/7। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बोर्ड पेपर में ये कई बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को आप हल्के मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है आपका, इसको आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डालकर चलिए। यानी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आप अनसॉल्व पेपर देखोगे या विद्या उठाकर देखोगे या कोई भी जो आपका पेपर होता है उसमें उठाकर देखोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तैयारी हम लोग अपने से पूरा का पूरा करके रहेंगे। अब रिपीट होगा तो अच्छा है, नहीं रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सवाल लगाया। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसमें 2 आकृतियां सम्मिलित हैं। एक है आपका देखिए अर्धगोला, इसी अर्धगोले के ऊपर यहाँ पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है से मतलब ये है कि अर्धगोले की भी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पर देखिए ये रही, ये रहा शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु आपका एक शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, वो भी पाई के पदों में। तो यहाँ पर देखिए 2 आकृतियां हैं, एक है शंकु, दूसरा है अर्धगोला। तो अगर हम इस ठोस का आयतन निकालें तो लिखेंगे यहाँ पर ठोस का आयतन। जो ठोस का आयतन होगा वो 2 आकृतियों को मिलाकर बनेगा, एक होगा अर्धगोला और एक होगा आपका शंकु। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, फिर प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो देखिए जो अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, फिर प्लस जो शंकु का आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों का आयतन का फार्मूला हमने यहाँ पर
लिख दिया। अब जो जो मान दिया है उसको इस फार्मूले में बैठाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आपका, आयतन को भी से दर्शाते हैं, भी मतलब होता है वैल्यूम, बहुत सारे लोग वैल्यूम बोलते हैं जबकि वैल्यूम होना चाहिए। तो v बराबर हो गया 2/3। पाई की जगह पर पाई ही रखिएगा क्योंकि जो हमारा उत्तर है वो पाई में ही आएगा, तो यहाँ पर पाई हो गया। r की जगह पर 1, तो 1 का यहाँ पर क्यूब, फिर प्लस 1/3 पाई गुणते r की जगह पर 1, फिर गुणते देखिए h है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और h का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो भी बराबर हो जाएगा 2/3 पाई, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई। ये 2/3 पाई और 1/3 पाई कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करिए, 1 में गुणा करिए तो रिजल्ट आपका 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भी बराबर आपका आ गया 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। अब इसका हर बराबर है तो अंश को जोड़ लीजिए, तो भी बराबर ये हो जाएगा 2 पाई फिर पाई बटा 3, तो भी बराबर हो जाएगा 2 पाई और पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, भी बराबर कितना आ जाएगा पाई, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस जो आपका ठोस था इसकी जो आकृति थी इसका आयतन कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे सवाल भी यही कह रहा था कि आप इसका उत्तर पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो हमने इसको पाई के पदों में ज्ञात कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि ये लंबा चौड़ा लिखा भी है आपकी किताब में, अगर आप देखोगे तो लंबा चौड़ा लिखने से कुछ नहीं मतलब होता, मतलब होता है समझने से। अगर आप सवाल समझ गए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो आप उसका उत्तर निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। यानी रचेल को कहा गया कि एल्यूमिनियम की पतली जो शीट होता है उससे आप क्या करिए, उससे आप एक मॉडल बनाइए, और ये मॉडल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें एक बेलन हो और बेलन के दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन के दोनों सिरों पर ऐसे यहाँ पर शंकु जोड़ देते हैं, इस तरीके से शंकु जोड़ दिए। ठीक है, कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है 3, यानी जो व्यास है वो है 3। तो व्यास को d से दर्शाते हैं, तो d बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या इसका आधा 3/2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है कि इस मॉडल का जो व्यास है वो तो 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर से मतलब ये है कि इस पूरे मॉडल की लंबाई बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें आपका शंकु भी सम्मिलित है तो बेलन भी सम्मिलित है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु भी है तो इसमें बेलन भी है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शंकु की ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई है, तो प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी ये शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये 2 सेंटीमीटर है तो इसमें कह रहा है कि तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कितना हवा भरा जा सकता है, यही हमको बताना है। तो इसमें कितना हवा भरा जा सकता है, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही हवा भरा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मॉडल का आयतन निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हवा है। ठीक है, यानी इसमें हवा का हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना है से मतलब ये है कि इस मॉडल का आयतन निकालना है। तो चलिए इस मॉडल का आयतन निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसमें दो आकृति हैं, एक है बेलन, दूसरा है शंकु। तो अगर हम बात करें शंकु की, तो शंकु देखिए यहाँ से यहाँ तक दो इधर खत्म हो गया, दो इधर खत्म हो गया, यानी 2 और 2 4 सेंटीमीटर तो शंकु ले लिया अपनी ऊंचाई में। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जबकि कुल ऊंचाई है 12। 12 में से 2 इधर खत्म हो गया, 2 इधर खत्म हो गया, मतलब 4 खत्म हो गया। तो 12 में से जब 4 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा 8, यानी 8 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये बेलन की ऊंचाई है। ये किसका ऊंचाई है? बेलन का। कैसे हमको पता? हमने 12 में से 2 और 2 4 को घटा दिया है, तो हमको जो मिला है वो मिला है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, जितनी त्रिज्या इस शंकु का होगा उतनी त्रिज्या बेलन का भी होगा, कारण कि ये दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको इस मॉडल का आयतन निकालना है तो हमको करना पड़ेगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणित शंकु का आयतन, क्योंकि 2 ठो शंकु है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो मॉडल का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, फिर यहाँ पर प्लस 2 गुणित शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब हमने यहाँ पर 2 क्यों किया? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, कारण ये है कि ये 2 ठो शंकु है। तो अगर हम एक शंकु का आयतन निकाल कर उसमें 2 से गुणा कर दें तो बन जाएगा ये दोनों शंकु का आयतन। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मॉडल के आयतन को अगर हम भी से दर्शाएं तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस 2 गुणित शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, इसमें हमने एच को स्मॉल एच और कैपिटल एच कर दिया, क्योंकि बेलन की ऊंचाई कुछ और है, शंकु की ऊंचाई कुछ और है। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन बेलन है और कौन शंकु है। इस वजह से हम यहाँ पर जो शंकु वाला था उसकी ऊंचाई को कैपिटल एच लिख दिए, जो बेलन वाला था उसकी ऊंचाई को स्मॉल एच लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा? पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 3/2। ये 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है और एच का मान है देखिए 8। बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा 2/3 पाई गुणित आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब वही है 3/2 गुणित 3/2। और इस एच का मान कितना है? तो इस एच का मान है यहाँ पर 2। इतनी बात समझ में आई? अभी केवल और केवल हमने मान रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये होगा कि 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पर ये है 3 से 3 खत्म, 1 2 से 1 2 खत्म, 1 2 से 1 2 खत्म, ये कट गया आपका। अब क्या बचा? अब बचा देखिए यहाँ पर 3 3 और 2, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, और यहाँ पर पाई लिख दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर केवल बचा 3 और पाई, तो पाई का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 21 पाई। तो पाई का मान अब रखिए लास्ट में, क्योंकि अब रखेंगे तो हम लोग फायदे में रहेंगे। तो पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। तो 7 एकम 7
अवसात्रिक इकाई से 3 का 22 में गुणा करवा देंगे, तब भी बराबर ये हो जाएगा 22 तिहाई 66, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल लिया। यानी इस मॉडल में जो अंतर्विष्ट हवा का आयतन है वो है आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर अब आपको दिखने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कर रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की चाशनी का मतलब होता है सीरा होता है एक तरीके से। ठीक है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 12.15। तो अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आकृति बनाया हुआ है। हालांकि हम लोग इस सवाल के हिसाब से अपने हिसाब से क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। ठीक है, वो जो आकृति है उसमें जो सवाल कह रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गुलाब जामुन। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर गुलाब जामुन है। तो गुलाब जामुन बना दीजिए। देखिए अक्सर आपने गुलाब जामुन देखा होगा गोला टाइप होता है, लेकिन ये गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। तो हम एक बेलन बना देते हैं। फिर कहा है कि इस गुलाब जामुन के दोनों सिरे अर्धगोले हैं, तो यहाँ पर इसके दोनों सिरे अर्धगोले बना दीजिए ऐसे। इसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोले हैं। अब इस गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। यानी कुल लंबाई देखें तो कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो व्यास है, इसका व्यास वो है आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये भी आपका व्यास है। अब अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास हमारा है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है व्यास का आधा। तो व्यास का आधा मतलब 2.8 का आधा, आधा कर देंगे तो यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको काट दें ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या है तो इसकी लंबाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। और ये भी अगर त्रिज्या है तो इसकी लंबाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ये 1.4 अगर हम इस कोने से ऐसे निकाल दें दोनों तरफ से, तो बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारे पास बेलन। यानी अगर हम इसको और इसको हटा दें तो क्या बचेगा, बेलन बचेगा। तो इस बेलन की लंबाई क्या होगी, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कुल ऊंचाई जो कि है 5। 5 में से 1.4 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा आपका यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए 6 4 4 और 6 10, 2 1 3 1 4, 3.6 बचेगा यहाँ पर 3.6। देखिए 4 और 6 10, 3 1 4 1 5। यानी जो आपका बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो आपका कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक गुलाब जामुन में कह रहा है कि उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है। हमारे पास कुल 45 गुलाब जामुन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें 45 से गुणा करवा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन का आयतन एक्चुअल में कितना है। ठीक है, उसके बाद
उसका 30% निकाल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि गुलाब जामुन में कितना आपका चाशनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। तो जब आप एक गुलाब जामुन का आयतन निकालोगे, यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं क्योंकि अब हमारा काम हो गया है। ठीक है, अब इसको तो केवल सॉल्व करना है, बाकी तो सारा काम यहाँ पर हो ही चुका है। तो यहाँ पर देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन, अगर हम बात करें आयतन की तो इसमें दो आकृति है। एक है आपका यहाँ पर क्या, बेलन, और एक आकृति है अर्धगोला। तो दो अर्धगोले हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फिर प्लस दो गुणित अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, दो गुणित अर्धगोले का आयतन। तो गुलाब जामुन के आयतन को अगर हम भी से दर्शाएं तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच फिर प्लस दो गुणित अर्धगोले का आयतन। तो दो गुणित अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, अब इन दोनों को अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो भी बराबर देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा एच प्लस 4/3 आर। तो भी बराबर ये देखिए, अब पाई का मान रखना शुरू करते हैं। यहाँ पर पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये तो कहा नहीं है कि पाई का मान आप 22/7 रखिए, मतलब पाई का मान कुछ और रखिए। तो हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 1.4, तो 1.4 गुणे 1.4 फिर कोष्टक में एच, एच यानी बेलन की ऊंचाई 3.6 फिर प्लस 4 गुणित आर, आर का मान कितना है 1.4 और बटे में है 3। अब यहाँ पर 7 से इसको काटिए, 7 0 हम 0, 7 दूना 14। तो भी बराबर ये हो जाएगा 22 गुणित 0.2 और यहाँ 1.4 फिर गुणे। देखिए 3 का अगर हम 36 में गुणा कराएंगे तो 3 6 का 18, 3 3 का 9 और 1 10, यानी 10.8 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर प्लस 14 चौका 56 यानी 5.6 बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, अब भी बराबर यहाँ पर देखिए 22 गुणित 0.2 गुणित 1.4 गुणित, अगर हम लोग यहाँ पर 3 का 3.6 में गुणा कराएं तो हमको मिला 10.8, फिर यहाँ पर 4 का गुणा कराएं 1.4 में तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 5.6 मिल गया। इसको जोड़िए आप तो 8 6 14 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव और बटा में 3। ये क्या आया आपका एक गुलाब जामुन का आयतन। ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं, 45 गुलाब जामुन हैं। आप कहोगे सर आप इसका कैलकुलेशन तो करवा ही नहीं रहे हो। देखो अभी इसका कैलकुलेशन करवाने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जो हमारा लास्ट उत्तर है वो केवल इसी पर नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे 16.4 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन तो पता है, तो ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे 45 गुलाब जामुन का आयतन। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो आयतन आपका आया है इसमें 45 का गुणा करवाना पड़ेगा। तो ये है आपका 22 गुणित 0.2 गुणित 1.4 गुणित 16.4 बटा 3 गुणित यहाँ पर 45। ठीक है,
जैसे 45 का गुणा कराए तो 45 गुलाब जामुन का आयतन पता चल चुका। तो 3 से अगर 45 को काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 होता है। और अगर हम इस 15 का 0.2 में गुणा करा दें तो 30 होगा। 30 का मतलब होता है 3, क्योंकि 0.2 का 15 में गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, 1.4 और इधर है 16.4। ये हमारे पास किसका आयतन आ गया, 45 गुलाब जामुन का। अब कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है। तो अगर हम लोग इसका 30% चाशनी निकालें तो 45 गुलाब जामुन का आयतन और उसका 30% निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कुल कितना चाशनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुलाब जामुन में चाशनी। ठीक है, कितना होगा इसका 30%, यानी 22 गुणे 3 गुणे 1.4 गुणे 16.4 गुणे 30%। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, तो इसका 30% हम लोग निकाल दिए। अब इसका गुणा करवाना शुरू करते हैं। जैसे आप देखो तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 14 का 16.4 में गुणा कराइए तो 14 चौका 56। ठीक है, और 14 छक 84, 84 और 5 कितना हो जाएगा, 84 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 89। ठीक है, 80 लगेगा 8, फिर 14 एक कम 14 8 कितना हो जाएगा 22। तो एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक हो जाएगा। और इधर बचा है आपका 3 और इधर है आपका 22 और इधर भी 3 बचा है और बटे में है आपका 10। ठीक है, अब इसका गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 9 छक 54, 9 9 81, 81 और 5 86, 9 दूना 18, 18 8 26, 9 दूना 18 और 2 20 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव बचेगा यहाँ पर 22 और बटा में 10। अब 22 से क्या करना है हमको, यहाँ पर गुणा करना है। तो 22 चौक हो जाएगा 88, हासिल लगेगा 8, 22 छक्का हो जाएगा कितना, यहाँ पर 132, 132 और 8 हो जाएगा 140, हासिल लगेगा यहाँ पर 14, फिर 22 छक्का 132, 132 ये हो जाएगा 146, यहाँ पर 4, 22 दूना 44, 44 और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 2 अंक पर दशमलव, बटे में कितना है 10 है। 10 से अगर हम लोग भाग कर दें यहाँ पर, अगर हम लोग 10 से यहाँ पर भाग कर देते हैं तो एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुलाकर 454.608। ठीक है, यही हमारा क्या है, चाशनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा 454.608। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर है 454.608 है आगे। ठीक है, कितना है यहाँ पर 608। तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर मतलब आ चुका है। ठीक है, इसमें जो पूछा था हमसे हमने सारा चीज़ निकाल दिया। देखिए हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप देखो यहाँ पर हम चाहते तो पूरा पूरा कैलकुलेट करते, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हमको समय बचाना है। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते तो हमारा यहाँ समय जाता, यहाँ कैलकुलेट करते यहाँ पर समय जाता और कैलकुलेशन लंबा हो जाता। जबकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं तो हम उसको उस पद में तोड़े हैं जिसका फार्मूला या जिसका पहाड़ा हमको आता था। जैसे हमको 14 का पहाड़ा आता था तो हमने 14 का 16.6 में गुणा 16.4 में गुणा करवा दिया। फिर हमको 3 त्रिक का 9 का पहाड़ा आता था तो 9 से गुणा करवाया। 22 का पहाड़ा आता था तो 22 का गुणा करवाया। तो ऐसे तोड़ तोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करना है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, इसका भी चित्र आपकी किताब में देखिए बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक कमल दान, ठीक है,
कमलदान नहीं, कलमदान होना चाहिए, कमलदान लिखा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार हम चित्र, हालांकि आपकी किताब में बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर हम आपको बना के समझा देते हैं। देखिए, ये घनाभ के आकार का कलमदान बना हुआ है। अगर आप अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में गए होंगे या बड़े ऑफिस में गए होंगे किसी अधिकारी के, तो आपने देखा होगा कि उनके मेज पर एक कलमदान रखा होता है, जिसमें पेन पहले से ही रखी होती है। वो क्या करते हैं, उसी पेन को उठाते हैं, सिग्नेचर, मोहर, दस्तखत जो भी करना होता है करते हैं, फिर उसी में वो रख देते हैं। तो वो कलमदान है, ठीक है, जिसमें रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक घनाभ के आकार का कलमदान है, जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो इसमें कितने गड्ढे बने हुए हैं, 4, वो भी शंकु के आकार का। ऐसे एक गड्ढा, 2 गड्ढा, मान लेते हैं 3 गड्ढा, और यहाँ पर ये 4 गड्ढा ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। इसी में कलम को रखा जाता है। तो कह रहा है कि अगर घनाभ की विमाएँ, विमाएँ का मतलब होता है भुजा, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसकी जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर, जो इसकी चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है h वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखिए, विमा जो होता है घनाभ का, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए, शंकु के आकार का है, तो यहाँ पर ये आपका ऐसे है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 0.5, तो 0.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, यच का मान कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक नहीं, ऐसे 4 ठो शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो एक का हमको दिया है, मतलब ऐसे ही 4 और हैं। तो यहाँ पर करा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 आकृतियाँ हैं, एक है आपका क्या, घनाभ, और एक है आपका शंकु। लेकिन ये जो शंकु है ये आपका खोखला है। खोखला का मतलब ये है कि इसमें से लकड़ी ऐसे शंक्वाकार भाग के आकार की काट काट कर निकाल दी गई है। जब लकड़ी काट काट कर निकाल दी गई है तो इसका मतलब ये है घनाभ में से शंक्वाकार लकड़ी को काट कर निकाला गया है। तो जो बचेगा वो तो घनाभ ही बचेगा, लेकिन उस घनाभ का आयतन क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा है पूरे, तो यहाँ पे लिख देंगे पूरे कलमदान, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, माइनस, ये माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शंक्वाकार भाग काट कर निकाल दिया गया है, माइनस 4 गुणित शंकु का आयतन, 4 गुणित शंकु का आयतन। ये 4 गुणित शंकु का आयतन क्या हुआ, देखिए एक ठो शंकु हमारे पास है नहीं, हमारे पास है 4 ठो शंकु। तो एक शंकु का आयतन निकाल कर अगर हम उसमें 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4 शंकु का आयतन। इतने बात समझ में आया। अब जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर माइनस कर देंगे। 4 गुणे जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर देखेंगे तो लंबाई का मान है 15,
गुणे चौड़ाई का मान है 10, फिर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान है 3.5, -4 का 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4/3, फिर गुणे पाई का मान कितना है, तो पाई का मान यहाँ पर 22/7। आर की वैल्यू क्या है, तो ये आर जो है वो शंकु का है, तो शंकु का है तो 0.5, फिर गुणित 0.5, फिर गुणे यच, यच का मान है 1.4, तो 1.4 यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको देखिए 15 का 3.5 में गुणा करवाना है, तब 15 पचे 75, फिर 15 तियाँ 45 और 7 हो जाएगा 52, और 10 से गुणा करा देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी ये बनेगा 525। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 पचे 75, 15 तियाँ 45 और 7 हो गया आपका 52। अब माइनस करिए, देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 जीरो हम 0, 7 दूना 14। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 का 0.5 में गुणा करवा दीजिए, और यहाँ पर गुणा करवा दीजिए आप 4 का 0.5 में। तो जब आप 4 का 0.5 में गुणा करवाओगे तो 2 आएगा, क्योंकि 4 पंचे 20, एक अंक पर दशमलव तो 2 आ गया, फिर बटे में हो जाएगा 3, फिर गुणे 22 का 0.5 में गुणा कराएंगे तो 11 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये है 525 माइनस, अब देखिए 11 दूना 22, 22 दूना 44, यानी ये हो जाएगा 4.4, और बटे में है आपका 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से भाग कर दीजिए, ये 525 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, फिर 3 छक 18, यानी ये आया 1.46। तो जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए ये उसको उधार दिया था, 4 में से एक जाएगा, बचेगा 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 5, 523 यहाँ पर 54, और ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका घनाकार भाग है उसका जो आयतन आया वो आया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है आपका यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करा है हमसे, करा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक उल्टा शंकु बनाएंगे, ऐसे उल्टा ऐसे शंकु बना देते हैं। ठीक है, इस शंकु में क्या कर रहा है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, ये वाली ऊंचाई है। तो एच बराबर कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या जो कि जिसका भाग ऐसे खुला हुआ है, यानी ये वृत्ताकार भाग है जो कि खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया है आर बराबर कितना दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो ये ऊपर तक ऐसे पानी से भरा हुआ है, इस तरीके से इसमें पानी है। ठीक है, ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए है हो क्या रहा है, यहाँ पर इसमें क्या किया जा रहा है, गोली डाली जा रही है ऐसे ऐसे इसमें क्या किया जा रहा है,
शीशे की गोलियां डाली जा रही हैं। ऐसे शीशे की गोलियां इसमें क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। और जो गोली है वो गोले के आकार के, आप भी देखा करो जो कंचा होता है शीशे का वो गोले के आकार का होता है। और ये जो गोले के आकार का कंचा है या शीशे का गोली है, इसकी त्रिज्या दिया है। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इसमें पानी में ये जो शीशे की गोलियां हैं डाली जाती हैं तो पानी बाहर आता है। पानी क्या होता है, ऐसे बाहर छलकता है। और वो पानी कितना छलकता है, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी ये पानी जो है वो लिक्विड है, द्रव है। और द्रव की विशेषता ये होती है कि जिस बर्तन में ये रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये तो रखा गया है शंकु में, इसका मतलब ये है कि ये जो पानी है ये शंकु के आकार का है। और जब ये शंकु के आकार का है, ये जब पानी निकलेगा तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग निकलेगा। यानी ये जो पानी निकला ये शंकु के आयतन का 1/4 भाग, यानी V/4 भाग पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। कब निकलेगा, जब इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है, तो आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे, आर्किमिडीज का एक बहुत फेमस सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कोई वस्तु पानी में तभी तैरेगी जब वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देगी। ठीक है, उन्होंने सिद्धांत दिया था। वहाँ पर जब आप कक्षा 8वीं में रहे होंगे तो वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा कि अगर आप एक टब ले लीजिए और उस टब में पूरा का पूरा लबालब पानी भरा रहे और उसमें ईंट को क्या करिए, उस टब में ऐसे डुबो दीजिए, तो आप देखोगे जो पानी है वो बाहर छलकेगा। तो जो पानी बाहर छलका है उसको एकत्रित करके उसका आयतन निकालिए, और जो ईंट है आपका उस ईंट का भी आयतन निकालिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पानी का आयतन था और जो ईंट का आयतन था वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी इसमें गोलियां डाली गई हैं अगर हम उनका आयतन निकाल लें तो वो जो आयतन होगा वो पानी जितना छलका है बाहर उसके बराबर हो जाएगा, यानी शंकु के आयतन का 1/4 भाग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन गुणित 1/4, क्योंकि 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है, ये बराबर हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कितनी गोलियां डाली जाएंगी, तो n गोलियां डाली जाएंगी और n गुणित 1 आपका गोले का आयतन। तो यहाँ पर लिख देंगे n गुणित गोले का आयतन। हमसे यही पूछा है ना, कितनी गोलियां डाली जाएंगी। ठीक है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछा है। तो हम मान लिए कि वो n गोलियां हैं, यानी n का मान हमको पता करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, फिर गुणे 1/4 बराबर n गुणित गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसको एक को स्मॉल आर से दूसरे को बड़े आर से दर्शा देंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ से आर काटना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो, 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास क्या है इधर आर स्क्वायर है, तो आर मतलब शंकु का आर, यानी शंकु की त्रिज्या जो कि है 5, तो 5 को 2 बार लिखिए गुणित एच का मान है 8 गुणित 1/4 बराबर n गुणित 4, और यहाँ पर आर क्यूब का मान मतलब क्या है, आर का मान है 0.5, यानी शीशे की गोलियों की संख्या की बात कर रहा था। 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, क्योंकि ये त्रिज्या है और क्यूब है तो मतलब 3 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम ये बैठा दिए मान। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, अगर हम इससे काटें तो 5 एकम 5, फिर यहाँ से काटेंगे तो 5 जीरो 0, 5 एकम 5, फिर 5 से काटिए 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे 5 जीरो 0, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब इस तरफ क्या बचा, इस तरफ 2 बचा, तो 2 से काटिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4,
तो इस तरफ कुल मिला जुलाकर बचा 1 और इस तरफ क्या बचा 2 गुणत्ते n गुणत्ते 0.1 फिर 0.1 0.5 यही हमारे पास बचा है। अब क्या करना है हमको कि ये जो दशमलव है इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव देखिए कितने स्थान पर है 1 2 3 स्थान पर इधर दशमलव है। तो अगर हमको दशमलव हटाना है तो दोनों पक्षों में हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 से इधर गुणा और 1000 से इधर गुणा। 1000 से ही क्यों गुणा करना पड़ेगा 3 अंक पर दशमलव है तो 3 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 1000 ठीक है। तो 1000 का 1 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पर अगर हम गुणा करवा देंगे तो ये बचेगा 2 गुणत्ते n गुणत्ते दशमलव इधर खत्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5। तो 5 दूना हो जाएगा 10। तो ये 1000 बराबर यहाँ पर n गुणत्ते 2 पंचे 10। तो 10 यहाँ गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n बराबर हो गया 1000 बटा 10। 1000 बटा क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 दहा में 100 यानी जो n का मान है वो कितना आ गया 100 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उस बर्तन में जो गोलियों की संख्या थी वो थी आपका 100 यानी उसमें कुल 100 कंचे या 100 शीशे की गोलियां डाली गई थी जिसकी वजह से इस शंक्वाकार बर्तन में से चौथाई भाग पानी छलककर बाहर गिर गया था। ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है इसको इरेज कर देते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6वां। कड़ाही की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब बेलन के ऊपर बेलन आरोपित है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसका चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा बड़ा वाला बेलन है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दिया है। इसकी ऊंचाई कितना है इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। ठीक है और इसकी जो त्रिज्या है इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगा तो 24 का आधा कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके ऊपर एक और बेलन के आकार का स्तंभ रखा हुआ है या बेलनाकार भाग का एक तरीके से यहाँ पर दूसरा बेलन रखा हुआ है। अब उस बेलन की कहानी क्या है कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है जो इसके ऊपर रखा हुआ है इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो बेलन रखा है इस तरीके से यहाँ पर बेलन रखा है। इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है क्या दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और आप पाई का मान इसमें यूज करिए 3.14। तो यहाँ पर देखिए जो स्तंभ है इसमें दो आकृति है और दोनों ही बेलन है एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो चलिए हम लोग स्तंभ का पहले आयतन निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ के आयतन में क्या हो जाएगा पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन यहाँ पर 1 लिख देते हैं फिर प्लस बेलन का आयतन
बेलन का यहाँ पर आयतन, और इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा दें, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए, अब आपको दिखना शुरू हो गया है। स्तंभ का आयतन में क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन 1 प्लस बेलन का आयतन 2। अब स्तंभ के आयतन को अगर हम भी से दर्शाएं तो बेलन का आयतन इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच। बड़े वाले बेलन को बड़ा आर और बड़ा एच से दर्शा दिए, छोटे वाले बेलन को पाई आर स्क्वायर एच। तब भी बराबर यहाँ पर देखिए इन दोनों में से पाई कामन है, कामन ले लीजिए। पाई कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर एच और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ भी बराबर पाई का मान है 22/7। इस आर की वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 गुणे यहाँ पर 12 कर दीजिए, फिर गुणे एच, एच का मान है 220, 220 कर देते हैं, फिर प्लस यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है 8, तो 8 गुणे 8, फिर गुणे एच, एच का मान है 60, तो हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भी बराबर ये हो जाएगा 22/7। यहाँ पर देखिए 12 जीरो हम 0, 12 दूना 24, फिर 12 दूना 24 और 2 26, यहाँ पर एक को 12 बचे ही है भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 गुणे 8 छक 48, यानी ये हो गया 480। फिर भी बराबर ये हो जाएगा 22/7। 12 का अगर हम गुणा कराएंगे, 12 जीरो हम 0, 12 चौक 48, फिर अब हासिल आया 4, 12 छः 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। हासिल लगा 7 यहाँ पर। अब 12 दूना 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, इसको मिटा देते हैं, प्लस यहाँ पर है 8, तो 8 जीरो हम 0, 8 ठाई 64, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कहा है कि पाई का मान आप कितना रखिए, 3.14। तो जो हम लोग 22/7 रखे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3.14, फिर गुणे। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12, फिर क्या हो जाएगा 6, 6 8 कितना हो जाएगा 14, फिर 3 1 4 1 5 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3.14 गुणते 35.420 यानी 35,420। अब इसका गुणा करवा देते हैं। ठीक है, गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणा करवा देते हैं, तुरंत गुणा करवाएंगे। 35 है, 42 है, इसमें 314 का करवाना है। ठीक है, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 21, 4 तिहाई 12 2 14, फिर यहाँ पर 2 4 5 और 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 16, 3 त्रिका 9 और 1 10, तो 8 8 11 हो जाएगा, 5 4 9 2 11 1 12, 6 3 9 10 11 11। ठीक है, मतलब ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पर भी बराबर 11, फिर यहाँ पर 12, 188 और 0 लास्ट में लगा दीजिएगा। कई अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 11 12 18.80 और ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ये तो स्तंभ का आयतन आ चुका। ठीक है, लेकिन हमको आयतन नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है इसका द्रव्यमान। तो चलिए इसका द्रव्यमान हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये जो गुणा करवाए हैं इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे। आप भी गुणा करवाइएगा तो जल्दी जल्दी में गुणा करवा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा गुणा भाग करने में। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग करने में ही समय आपका सबसे ज़्यादा जाता है। अब हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान का आयतन कितना है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर 11 बोल सकते हैं, 11 12 18.80।
तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का आयतन क्या होगा? तो 11, 12, 18.8 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन। तो 8 का इसमें क्या करवा देंगे? गुणा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 11, यहाँ पर 12, 18.8 गुणित 8। जब हम लोग 8 से गुणा करवा देंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा आपका? 8×8 = 64, 8×8 = 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70, फिर 8 एकम 8, 7 15, 8 दूना 16, 16 और 1 17, फिर 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, यानी ये कितना आ गया आपका? 889। यहाँ पर 7504, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा, जबकि हमको ग्राम में नहीं चाहिए, हमको किलोग्राम में अगर चाहिए तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे। जैसे ही 1000 से इसमें भाग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? ये बन जाएगा आपका किलोग्राम में। तो 1000 से भाग करेंगे, दशमलव 3 अंक इधर खिसकेगा तो ये हो जाएगा 889.7504 किलोग्राम, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो 890 दिया हो, क्योंकि 89 जो है वो 90 के करीब है। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारे साथ नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर ही रखिए, क्योंकि रिवीजन करने में काम आएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास देखिए एक तरीके से ये है अर्धगोला और ये है आपका यहाँ पर शंकु। ठीक है, अब इसमें जो शंकु की ऊंचाई है वो है 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी जो त्रिज्या है r वो है 60 सेंटीमीटर, और ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इनका आधार सेम है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो मतलब इनका आधार सेम सेम है। ठीक है, कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसको उठाकर एक बेलन में ऐसे डाल दिया जाता है। तो हम एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारे पास बेलन है। ठीक है, अब इस बेलन में ये जो ठोस आकृति है जिसमें आपका अर्धगोला और शंकु सम्मिलित है। ठीक है, वो इस तरीके से सीधा डाला जाता है कि ये जो अर्धगोला है ये बेलन की तली को स्पर्श करता है। और इस बेलन की कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। और इस बेलन की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है आपका यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ये सभी आपस में बराबर हैं, यानी 60 सेंटीमीटर सभी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका आधार सेम है। हमसे कह रहा है कि जब इस ठोस को इस बेलन में डाल दिया जाएगा तो ये बेलन पानी से अगर भरा है तो पानी जाहिर सी बात है बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो कुछ न कुछ तो पानी शेष बचा रहेगा। वो शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप इतना याद रखिए कि अगर एक ठोस को पानी में डुबोया जाता है तो वो जो पानी है उस ठोस के आयतन के बराबर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस बेलन में पानी भरा गया है और इस ठोस आकृति को
जिसमें शंकु और अर्धगोला सम्मिलित है, इसको डुबो दिया जाता है। तो जो पानी बाहर निकलेगा वो शंकु के आयतन के और अर्धगोले के आयतन के बराबर निकलेगा। तो बचेगा कितना, यानी बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन अगर हम घटा दें तो जो बचेगा वही शेष पानी का आयतन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेलन में, यहाँ पे लिख देते हैं बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को माइनस और अर्धगोले के आयतन को माइनस। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम भी से दर्शाएं तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ कैपिटल एच लिख देते हैं, माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन आपका मिल रहा है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो भी बराबर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा पाई, केवल बचा आर। ठीक है, यानी 2/3 आर। अब मान रखना शुरू करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान है 60, 2 बार रखिए 60 गुणित 60। उसके बाद एच, ये जो एच है ये बेलन की हाइट है, तो बेलन की हाइट 180 सेंटीमीटर है, 180 रखिए माइनस 1/3 गुणित शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 120, फिर माइनस 2/3, आर का मान है यहाँ पर 60 रख दीजिए। अब इसको हल करते हैं तो भी बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुणे 60 गुणित 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा 40 माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 20 दूना 40। तो 40 और 40 ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 80 हो जाएगा, और 80 को 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी भी बराबर आपका आ जाएगा 22/7 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 100, क्योंकि 40 40 80, 80 को 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 100। अब क्या करिए, ऊपर का गुणा करवा दीजिए। जब आप गुणा करवाओगे तो भी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणित 36 और 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए और बटे में 7, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 22 छक्का 132, 22 तिहाई 66, तो ये हो जाएगा आपका कितना 792। ठीक है, कितना हो जाएगा 792। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं तब आपको दिखेगा। देखिए अब आपको दिखने लगा, 22 छक्का 132, हाँसी लगा 13, 22 तिहाई 66, 66 में अगर हम लोग 13 जोड़ देते हैं ये हो जाएगा 6 3 9, 6 और 1 7, और यहाँ पर लगा दीजिए आप 4 ठो 0 बटे 7। तब भी बराबर अब भाग करना शुरू करते हैं, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, कितना बचा 1 बचा, फिर 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 3 जीरो कितना हो गया 3 जीरो 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 7 बचे 35, ऐसे करके बचता हुआ चला जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन जो आपका उत्तर आया है वो लीटर में आया होगा। ठीक है,
लीटर में जब आया होगा तो आप जानते हो कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमको भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा, 11 31 42 8.5, फिर बटे हो जाएगा 1000। जब 1000 से भाग करेंगे तो ये जो दशमलव है वो 3 स्थान इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 11, यहाँ पर 31.4285। ठीक है। और अगर ये किलो लीटर में दिया होगा तो फिर से आप 1000 से भाग करेंगे, तब ये बनेगा किलो लीटर में। हालांकि हम लीटर तक ले आकर इसको छोड़ दे रहे हैं, यही हम आंसर मान ले रहे हैं। अगर आपका उत्तर किलो लीटर में दिया है तो आपको फिर से 1000 से भाग करना पड़ेगा, और जो फाइनली उत्तर आएगा तब 1.1314285 किलो लीटर आएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अगर किलो लीटर में बदलना चाहते हो तो 1000 से भाग करके किलो लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, बट अगर आप लीटर में रखना चाहते हो तो केवल 1000 से भाग करके किलो आपका लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया है। आप चाहो तो 1000 से फिर से भाग करके इसको किलो लीटर में बना सकते हो। तो ये रहा हमारा सवाल और इसका उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास है आपका यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, मतलब अंदर से मापा गया है, और पाई का मान आप यूज करिए 3.14। तो कुल मिला जुलाकर ये हमसे एक सुराही टाइप की संरचना बनवाना चाहता है। ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, और इस गोले में यहाँ पर क्या है, एक बेलन है। सुराही ऐसे ही होता है, बेलनाकार गर्दन है ये। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ये जो बेलनाकार गर्दन है, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 8 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है, व्यास दिया है, त्रिज्या व्यास दिया है, इसका जो व्यास है डी का मान वो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 2/2, यानी व्यास का आधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये जो गोलाकार भाग है, इस गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया है, 8.5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये केंद्र रहा होगा, यहाँ से त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है, एक बच्चा है, उसने इस बर्तन का आयतन निकाला, और उस बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। हमको ये बताना है कि वो जो बच्चा उत्तर निकाला है वो सही है या गलत है। इसका मतलब ये है कि हमको इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद अगर वो 345 के बराबर आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि हाँ, बच्चे का उत्तर सही है। बट अगर उससे कम या ज़्यादा आता है, मतलब उतना नहीं आता है, तो हम ये कह देंगे कि बच्चे का जो उत्तर है वो गलत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे बर्तन का आयतन। तो बर्तन के आयतन में क्या है, दो आकृतियां सम्मिलित हैं। पहला है बेलन, जो कि यहाँ पर है सुराही के आकार में, ये बेलनाकार गर्दन है। तो बेलन का आयतन
फिर प्लस ये है आपका गोला, तो गोले का आयतन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन के आयतन और गोले के आयतन को लिख देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये वाला आर और ये वाला आर अलग अलग है, क्योंकि इसकी त्रिज्या है 8.5, इसकी त्रिज्या है 1। तो बेलन की त्रिज्या 1 है, तो भी का मान क्या हो जाएगा, पाई गुणते आर का मान 1 गुणते एच का मान है 8, फिर प्लस 4/3 पाई, और इसमें आर का मान है 8.5, तो 8.5। अच्छा, इसका व्यास दिया है कि त्रिज्या दिया, व्यास है ना, इसका आधा करना पड़ेगा। तो 8.5 का आधा कितना हो जाएगा, 4.25, यानी इसकी जो त्रिज्या आएगी यहाँ पर वो आएगा 4.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 4.25 गुणित 4.25 गुणित 4.25। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये होगा पाई का 8 में गुणा तो 8 पाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम आपके लिए ये होगा कि 4.25 का आपस में 3 बार गुणा करवाइए। तो इसका गुणा आप जल्दी जल्दी करवा सकते हो, हालांकि हम इसका गुणा यहाँ पर करा देते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो आपका जो समय होगा वो थोड़ा सा लॉस होगा, तो इससे अच्छा ये है कि हम इसका गुणा करवा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। आप जब पेपर में जाइएगा तो वहाँ पर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं रहेगा, वहाँ पर आप गुणा करवा लीजिएगा। हम भी यहाँ पर करवा सकते हैं, बट वही है कि समय जाएगा, जितने में हम सवाल को आगे लगाएंगे उतना तो हम गुणा में ही खर्च कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर इस तरीके से गुणा करवा लेना चाहिए। ठीक है, देखिए जब इसका आप गुणा करवाओगे तो आएगा 76 ठीक है, 76 और 76, यहाँ पर हो जाएगा 76.76, 2 ही अंक तक हम ले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करिए कि 4 का गुणा इस 76 वाले में करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 पाई, फिर प्लस 4 छः 24, फिर 4 से 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, फिर 4 छः 24 और 3 हो जाएगा 27, फिर 4 से 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव पाई और बटा 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग कर देंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 3 8 हो जाएगा 24, तो भी बराबर ये होगा 24 पाई, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि नहीं हटाएंगे तो ये सवाल लगेगा नहीं। देखिए आपको दिखने लगा, तो 3 का 8 में गुणा करवा देंगे, 3 8 24 पाई, फिर प्लस ये हो जाएगा 317.04 पाई और बटा में 3, तो भी बराबर 24 को 317 में जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 2 ये और 1 3 और 1 4, और यहाँ पर 3, यानी 341.04 पाई बटा के 3। ठीक है, अभी तक हमने पाई का मान नहीं रखा है, तो चलिए भी बराबर यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान है 3.14 और बटा में 3, तो इसका भी हम लोग गुणा करवाएंगे। देखिए इसका गुणा करवाएंगे तो कितना आता है, अगर हम इसका गुणा करवाएं कितना है आपका 341.04 का गुणा करवा रहे हैं हम लोग किस में, 3.14 में, तो ये आ रहा है 1070 और उसके बाद 8656, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 1070 और यहाँ पर 8656 बटा 3। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 8 24। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा,
देखिए 3 त्रिक 9 1 बचा, फिर 3 पचे 15 2 हो गया, फिर कितना हो गया यहाँ पर 0, 0 20 हो गया, तो तीछा का 18 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9 1 बचा, 1 7 17 हो गया, 3 पचे 15 2 बचा, 2 0 20 हो गया, तीछा का 18 2 बचा, 3 9 27, यहाँ पर 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, यानी लगभग कितना आ रहा है 356.955 ऐसे करके आ रहा है। तो जो हमारा आयतन आया वो हम 356.9 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा आयतन उस बच्चे के आयतन से मैच कर रहा है? बच्चे ने आयतन निकाला था 345 और हम लोगों का आ रहा है 356। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो उत्तर था वो गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पूछा है ना, उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, तो आप लिख दीजिएगा बच्चे का उत्तर गलत है। यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चे का उत्तर गलत है। ठीक है, बच्चे का उत्तर क्या है गलत है, क्योंकि जो आयतन आएगा वो लगभग लगभग 356 आएगा। ठीक है, जबकि बच्चा जो निकाला था वो 345 निकाला था। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेट करते करते एकाक अंक गड़बड़ाई जाता है। आपको घबराना नहीं है, आप जो आयतन निकाले हो वही आयतन आपका सही है, बट जो बच्चे का आयतन है वो है गलत। तो आप इतना लिख दोगे तब पर भी आपका काम हो जाएगा। ये रहा पूरा का पूरा प्रश्नावली 12.2। इसमें और क्वेश्चन है तो और क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आपका 12.2 था, जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। एक तरीके से हम देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका समाप्त हो चुका है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि वही अभी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर आपके सामने है, तो बोर्ड पेपर के लिए आप तैयारी करते रहिए। जो भी समस्याएं आती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से उसका जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 चीज़ें पूछा जाता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, इन तीनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। इसके क्वेश्चन 6 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं, इवन बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। सांख्यिकी को बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। उसके बाद बचेगा प्रायिकता, तो प्रायिकता को पढ़कर हम लोग पूरा का पूरा किताब ख़त्म कर देंगे। फिर आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, आपका बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति की वीडियो आएगी, जिसमें कम समय में तैयारी कैसे करना है सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।